नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जापान के दौरे पर हैं, जहां आज दोनों देशों के बीच 15वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। पीएम मोदी ने कहा है कि जापान की तकनीक और भारत का टैलेंट मिलकर वैश्विक स्तर पर विनिंग कॉम्बिनेशन बना सकता है। क्या रहा प्रधानमंत्री मोदी के जापान दौरे में खास, इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। दिखाएंगे खबर कि कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक भाषा पर खड़े हुए सियासी बवाल किए। बीजेपी ने कांग्रेस की गाली गलौज की राजनीति पर सवाल खड़े किए हैं। होगी बात बाढ़, बारिश और बादल फटने से बिगड़े हालात की तस्वीरों की भी। इसके अलावा भी दिखाएंगे देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में कहा, विश्व की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच साझेदारी वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। अगले 10 वर्षों में जापान से भारत में 10 ट्रिलियन येन के निवेश का लक्ष्य। भारत जापान ने बनाया अगले दशक का रोड मैप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी तकनीक और भारतीय टैलेंट को बताया विनिंग कॉम्बिनेशन। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए जताई दोनों देशों ने प्रतिबद्धता। आसाम की धरती से गरजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कहा देश में नहीं रहने दिया जाएगा एक भी घुसपैठिया। प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द कहने पर कांग्रेस को लिया आड़े हाथों। भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार जारी। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जोरदार प्रदर्शन। जीडीपी में 7.8% की रिकॉर्ड बढ़त दर्ज। और बिहार के राजगीर में चल रहे हॉकी एशिया कप में भारत ने जीत से की अपने अभियान की शुरुआत। पहले मुकाबले में चीन को 4-3 से दी शिकस्त। हरमनप्रीत सिंह ने दागे 3 गोल। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर और बड़ी खबर से करते हैं शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री के बीच आज 15वीं भारत जापान शिखर सम्मेलन बैठक हुई। इसमें दोनों देशों ने आपसी संबंधों के विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी के एक नए अध्याय को जोड़ा है। दोनों नेताओं ने अगले एक दशक के विजन डॉक्यूमेंट पर सहमति जताई तो रक्षा, सुरक्षा, सहयोग, आर्थिक साझेदारी और जन से जन संपर्क को बढ़ावा देने पर भी फोकस दिखाई पड़ा। दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग समझौते पर सहमति बनी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जापान की तकनीक और भारत का टैलेंट मिलकर वैश्विक स्तर पर विनिंग कॉम्बिनेशन ला सकता है। भू राजनैतिक और भू आर्थिक उतार चढ़ाव के बीच भारत और जापान ने 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान अपनी विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी में एक नए और सुनहरे अध्याय को जोड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग, आर्थिक साझेदारी और जन से जन संपर्क से जुड़े अहम दस्तावेजों पर हस्ताक्षर का स्वागत किया। दोनों देशों के बीच स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, डिजिटल साझेदारी, पर्यावरण, अंतरिक्ष, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक आदान प्रदान और कूटनीतिक प्रशिक्षण को लेकर आपसी सहमति बनी। उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में डिजिटल पार्टनरशिप 2.0 और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग पर आगे बढ़ने का फैसला लिया गया। सेमीकंडक्टर्स और रेयर अर्थ मिनरल्स हमारे एजेंडे में सबसे ऊपर रहेंगे। जहां हम हाई स्पीड रेल पर काम कर रहे हैं, वहीं नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप के अंतर्गत पोर्ट्स, एविएशन और शिप बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में भी तेजी से प्रगति करेंगे। भारत और जापान ने आने वाले दशक के लिए साझेदारी का एक व्यापक रोड मैप तैयार किया है। भारत ने अगले 10 वर्षों में जापान से 10 ट्रिलियन येन निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। साथ ही शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और जापान ने खुले और स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्धता जताई है। आतंकवाद और साइबर सिक्योरिटी को लेकर हमारी चिंताएं समान है। डिफेंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी से हमारे साझे हित जुड़े हुए हैं। हमने निर्णय किया है कि डिफेंस इंडस्ट्री
और इनोवेशन के क्षेत्र में आपसी सहयोग को और सशक्त किया जाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने भारत जापान इकोनॉमिक फोरम में भाग लिया। बैठक में उद्योग जगत के शीर्ष नेताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक साझेदारी पर प्रकाश डाला और द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने के लिए 5 सूत्री रोड मैप पेश किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच साझेदारी के लिए मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन, नेक्स्ट जेन इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल डेवलपमेंट को अहम बताया। भारत ने एआई, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक और स्पेस में बोल्ड और एम्बिशियस इनिशिएटिव लिए हैं। जापान की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट मिलकर इस सदी के टेक रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और फुमियो किशिदा के साथ तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्यापार, निवेश और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन से दोनों देशों के संबंध न केवल आर्थिक और तकनीकी दृष्टि से मजबूत होंगे, बल्कि वैश्विक मंच पर इसे एक नई दिशा प्रदान करेंगे। पंद्रहवें भारत जापान शिखर सम्मेलन के नतीजों को आप 3 मुद्दों पर आसानी से समझ सकते हैं। पहला है रक्षा और सुरक्षा सहयोग, जिसमें दोनों ही देशों ने स्पष्ट कर दिया है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थायी समाधान के लिए दोनों ही देश आपस में मिलकर के काम करने को तैयार हैं। दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है आर्थिक सहयोग का। अगले 10 वर्षों में 10 ट्रिलियन येन के निवेश की प्रतिबद्धता यह दिखाती है कि जापान को भारत पर कितना भरोसा है। और तीसरी और सबसे अहम बात है जो दोनों देशों में रहने वाले लोगों के दिलों को जोड़ती है। अगले 5 वर्षों में 5 लाख लोगों का आदान प्रदान दोनों देशों के सांस्कृतिक रिश्तों को एक नई ऊंचाई देने जा रहा है। कैमरामैन अनिल ठाकुर के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, टोक्यो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जापान दौरे पर शोरिंजन दारुमाजी टेम्पल के मुख्य पुजारी रेइशी हिरोशे ने दारुमा जी मंदिर की ओर से एक दारुमा डॉल भेंट की है। दारुमा डॉल्स जापान का एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक प्रतीक है, साथ ही सबसे लोकप्रिय उपहारों में से भी शामिल है। इन डॉल्स का भारत में भी खास संबंध है। किस तरीके से, देखिए इस रिपोर्ट में। जापान में सदियों से दारुमा डॉल्स सौभाग्य के प्रतीक के रूप में लोकप्रिय हैं और इन्हें भाग्यशाली ताबीज के रूप में घरों और दुकानों में सजाया जाता है। दारुमा डॉल्स खास तौर पर जापान के ताकासाकी शहर में बनती हैं, जो दारुमा डॉल्स की राजधानी के रूप में मशहूर है। दारुमा नाम संस्कृत शब्द धर्म का जापानी रूपांतरण है। इसे ज़ेन बौद्ध धर्म के संस्थापक बोधि धर्म के आधार पर बनाया गया है। ताकासाकी के गुम्मा प्रीफेक्चर में स्थित शोरिंजन दारुमा जी को दारुमा डॉल्स का जन्म स्थान माना जाता है। हर साल जनवरी में यहाँ एक भव्य दारुमा मेले का आयोजन होता है। इसकी शुरुआत रेशम व्यापार में बड़ी बिक्री और खुशहाली की कामना करने वाले व्यापारियों द्वारा की गई थी। दारुमा डॉल्स के हर डिजाइन में एक अर्थ छुपा होता है। डॉल्स की भौहें सारस पक्षी की तरह और दाढ़ी कछुए की तरह बनी होती हैं। दरअसल एक जापानी कहावत है, सारस 1000 वर्ष जीता है और कछुआ 10,000 वर्ष। इसलिए ये डॉल्स दीर्घायु का भी प्रतीक हैं। दारुमा डॉल्स कई रंगों में बनाई जाती हैं, जिनके अपने मायने होते हैं। लाल रंग की डॉल्स सबसे लोकप्रिय होती हैं। मूल रूप से ये शुभकामना का प्रतीक होती हैं। बैंगनी रंग स्वास्थ्य और दीर्घायु का प्रतीक है। पीला और सुनहरा रंग धन और समृद्धि को इंगित करता है, तो काले रंग का प्रयोग व्यापार में सफलता के लिए किया जाता है। गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक है, तो हरा रंग दृढ़ इच्छा शक्ति को दर्शाता है। वहीं नीले रंग की डॉल्स खेल और प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्त करने के लिए ली जाती हैं। दारुमा कांचीपुरम के एक भारतीय भिक्षु बोधि धर्म पर आधारित है। इन्हें जापान में दारुम दाइशी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि बोधि धर्म ने दीवार की ओर मुंह करके अपने अंगों को मोड़कर लगातार 9 वर्षों तक ध्यान किया था।
और यही कारण है कि दारुमा डॉल का आकार अनोखा गोल है। दारुमा डॉल्स कभी हार न मानने के गुण का भी प्रतीक है। इसका गोल निचला भाग इसे उलटने पर वापस ऊपर उठा देता है। एक कहावत है, 7 बार गिरो 8 बार उठो, यानी लक्ष्य की प्राप्ति तक हार नहीं माननी है। दारुमा का प्रयोग सिर्फ घरों या संस्थानों में ही नहीं बल्कि राजनीति में भी खूब होता है। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी एक आंख वाली दारुमा डॉल्स लेकर जीत की कामना करते हैं और दूसरी आंख में रंग तब भरते हैं जब वे चुनाव जीत जाते हैं। आज दारुमा डॉल्स जापान में सिर्फ स्मृति चिन्ह नहीं है बल्कि एक परंपरा का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री की जापान यात्रा में कई ऐसे पड़ाव महत्वपूर्ण हैं जो अपने आप में दिखाते हैं कि यहां से एक दोस्ती का एक नया आयाम की शुरुआत हो रही है। क्या कुछ तथ्यों के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं कि मौजूदा वक्त में भारत जापान के आपसी संबंध किस तरीके से बेहद महत्वपूर्ण है। और आज जो समझौते हुए उसका अगर जिक्र करें तो अगले दशक का ज्वाइंट विजन एक तरीके से घोषणा किया गया है। सुरक्षा सहयोग ज्वाइंट डिक्लेरेशन की बात हुई है, ह्यूमन रिसोर्स आदान प्रदान की बात हुई है, संयुक्त ऋण व्यवस्था पर सहयोग की बात हुई है, साथ ही साथ डिजिटल पार्टनरशिप 2.0 को लेकर भी दोनों देशों में सहमति बनी है। भारत जापान के समझौते का जिक्र कर रहा है। खनिज संसाधनों में सहयोग, चंद्रयान 5 मिशन के लिए दोनों देशों के अंतरिक्ष जो एजेंसियां उसमें सहयोग होगा। क्लीन हाइड्रोजन और अमोनिया को लेकर भी सहयोग करते दोनों देश नजर आएंगे। सांस्कृतिक आदान प्रदान में भी सहयोग होगा। साथ ही साथ वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के समझौते पर भी सहमति बनी है भारत और जापान में प्रधानमंत्री की मौजूदा यात्रा को लेकर। इसी तरीके से पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग होगा। विदेश मंत्रालयों में एक तरीके से सहयोग होगा ताकि वो जो ट्रेनिंग का पार्ट होता है एक दूसरे के राजनयिकों को वो भी चलता रहे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी दोनों देश सहयोग करते नजर आएंगे। शिक्षा संस्कृति में भी सहयोग होगा। खेल में भी एक दूसरे को सहयोग संबल देते भारत और जापान नजर आएंगे। ये तमाम समझौते आज हुए। साथ ही साथ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी प्रधानमंत्री के इस दौरे के दरमियान हुई है। उसके तहत अगले 5 वर्षों में 5 लाख स्किल्ड कर्मियों का आदान प्रदान दोनों देश मिलकर करेंगे। 5 लाख लोग एक दूसरे देश में जाते नजर आएंगे। 50,000 कुशल पेशेवर भारत से जापान जाते हुए नजर आएंगे अगले कुछ वर्षों में। साथ ही साथ जापान करेगा 10 ट्रिलियन येन भारत में निवेश। ये बेहद महत्वपूर्ण है। 10 ट्रिलियन येन जापान के द्वारा भारत में निवेश किया जाएगा। ये बेहद महत्वपूर्ण 3 घोषणाओं का जिक्र भी दोनों नेताओं ने किया। बढ़ते व्यापारिक रिश्तों की बात की जाए, आर्थिक संबंधों के लिहाज से बात की जाए, द्विपक्षीय व्यापार 21 बिलियन डॉलर के आसपास इस वक्त मौजूदा वक्त में दोनों देशों के बीच में। जल्दी से अगले तथ्य की अगर बात की जाए तो कैसे व्यापारिक रिश्ते आगे बढ़ रहे हैं, इसमें निर्यात 5.1 बिलियन डॉलर का है और अगर आयात की बात की जाए तो वो 15.9 लगभग 16 बिलियन डॉलर के आसपास है। तो ये अपने आप में व्यापारिक रिश्तों की कहानी। जापानी FDI 2.5 बिलियन डॉलर पिछले वर्ष भारत में आया और साल 2000 से लेकर 2025 यानी बीते 25 वर्षों की बात की जाए तो लगभग 44.5 बिलियन डॉलर के आसपास में रहा है। FDI का 5वां सबसे बड़ा स्रोत भारत में जापान सहयोगी देश के तौर पे है और भारत में 1400 से ज्यादा जापानी कंपनियां काम कर रही हैं। ये जापान की भारत में मौजूदगी को दिखाता है। किन क्षेत्रों में दोनों देशों में सहयोग खासतौर से देखने को मिल रहा है और कैसे उसको आगे बढ़ा रहा है। एक्ट ईस्ट फोरम के तहत दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। असैन्य परमाणु पर, रक्षा सहयोग, ऊर्जा संवाद, इस्पात वार्ता, ये तमाम वो फोरम है जहां पे दोनों देश मिलकर काम करते नजर आ रहे हैं। वस्त्र उद्योग में सहयोग को लेकर पूरा एक मैकेनिज्म बना हुआ है। औद्योगिक साझेदारी कैसे बढ़ाई जाए उसको लेकर मैकेनिज्म है। डिजिटल साझेदारी, कौशल विकास और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में भी दोनों देशों के पास में मैकेनिज्म मौजूद है और वो सेक्टर वाइज एक तरीके से सहयोग को आगे बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। किन क्षेत्रों में सहयोग की बात करें तो हाई स्पीड रेल, हम जानते हैं भारत की पहली बुलेट ट्रेन की बात लगातार चल रही, वो जापान का बड़ा उसमें सहयोग है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष सहयोग, पर्यावरण सहयोग और शिक्षा संस्कृति को लेकर भी दोनों देशों में वो तमाम मैकेनिज्म मौजूद हैं और मिलकर दोनों देश इस दिशा में काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। भारत जापान संबंधों के लिहाज से अगर हम बात करें तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये अपने आप में किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदा यात्रा भविष्य के लिए एक नया आधार तैयार करती दिखाई पड़ती है, इस पे हम करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी, जो इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे जापानी टेक्नोलॉजी, भारतीय टैलेंट मिलकर बनता है वैश्विक आर्थिक क्रांति का एक नया अध्याय। और ये बात प्रधानमंत्री ने साफ तौर से कही है और इस विषय पे बात करने के लिए 2 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे कराते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं SR तायल साहब, जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं। साथ ही साथ प्रोफेसर हर्षवर्धन पंत जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट ORF के विदेश मामलों की जानकार। आप दोनों का सर बहुत बहुत स्वागत है। मिस्टर तायल, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि मौजूदा जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी की अगर हम जापान यात्रा की बात करें,
ये कैसे एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और हम जब एक अगले दशक का रोड मैप तैयार करके सहयोग को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, इसके मायने क्या है? एमएस डतायल। मैं समझता हूं कि भारत का विकास की दिशा में जो जापान से सहयोग हमें पहले भी मिला है वो अद्वितीय है। अगर हम देखें तो मारुति सुजुकी जब 80 के दशक में पिछले सेंचुरी में आई, उसके बाद दिल्ली मेट्रो की बात करें, वो जापान के सहायता से, उनकी टेक्नोलॉजी से हुआ। उसके बाद दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में बहुत जापान की मदद मिली। अब जो रेल जो अहमदाबाद से बॉम्बे की तरफ शिनकानसेन रेल जो बन रही है, तो हमेशा जापान ने भारत की टेक्नोलॉजी को बहुत आगे बढ़ाया है। और प्रधानमंत्री ने उसी दिशा में कहा है कि आगे चलते हुए किस तरह नई टेक्नोलॉजी हम साथ साथ विकसित करें। जापान प्रधानमंत्री ने कहा ये एक बहुत ही बड़ा कॉम्बिनेशन होगा। जापान विश्व की तृतीय सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था है, जीडीपी में भारत चौथे स्थान पर है, और दोनों की जो इकोनॉमीज हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इसलिए दोनों अगर साथ मिलकर, प्रधानमंत्री ने जब बिजनेस डेलीगेशन से को संबोधित किया तो उन्होंने 5-6 बड़े एरियाज को भी बताया जी। कि जैसे ग्रीन हाइड्रोजन है, नए एनर्जी के आयाम हैं, नई टेक्नोलॉजी फॉर फ्यूचर, नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की उन्होंने बात की। उसके बाद जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन एक नया बिल्कुल क्रांति उसमें उस तरफ से आ रही है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, क्वांटम कंप्यूटिंग हो जी, उसमें भी भारत का टैलेंट बहुत अधिक है जी। और भारत और जापान मिलकर नए नए टेक्नोलॉजी साथ मिलकर बनाए। मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री का ये एक बहुत बड़ा संदेश था और उसको जापान ने पूरी तरह से स्वीकार किया है। प्रोफेसर पंत, आपको लगता है कि भारत का टैलेंट और तकनीक जापान की मिलकर कैसे एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनाते हैं, और ये वैश्विक स्तर पर अगर इसको समझा जाए तो कैसे इसको आप सिंप्लीफाई करके बताएंगे इस बात को? देखिए, भारत और जापान के जो संबंध रहे हैं वो द्विपक्षीय संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं, अगर हम उसको इस हिंद प्रशांत के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करें। और आज के दौर में जब जो ताकतें हैं, चाहे एक तरफ ओवर डिपेंडेंस का प्रॉब्लम है, क्रिटिकल मिनरल्स का वेपनाइजेशन है, ट्रेड का वेपनाइजेशन है, उसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो कैसे भारत का जो टैलेंट पूल है और जापान की तकनीक है वो कैसे इकट्ठे होकर काम कर सकती है, वो दोनों देशों को तो फायदा होगा। उससे जो ग्लोबल रीजनल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क्स हैं वो कैसे नए आयामों को कैप्चर कर पाएंगे, मुझे लगता है उसकी एक झलक हमको इस विजिट से देखने को मिल रही है। भारत और जापान दोनों ही बड़े एक लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनर्स रहे हैं और दोनों ने थर्ड कंट्री में कोऑपरेशन किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोऑपरेशन किया है। अब जो जापान के सामने समस्या आ रही है वो ये है कि जापान की डेमोग्राफी उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन नहीं कर पा रही है। तो वहां पर भारत का जो टैलेंट है वो किस तरह से जापान यूज करे, और जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में जापान जो हमेशा से कटिंग एज रहा है वो कैसे उस कटिंग एज को रिटेन कर पाए, मुझे लगता है वो समस्या जापान के सामने और भारत के सामने तकनीक को लेवरेज करने की जो एक अपॉर्चुनिटी है वो मुझे लगता है इन संबंधों से हमको मिलती नजर आ रही है। बिल्कुल एमएस डतायल, क्योंकि मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड का विजन या कहा जाए मंत्र प्रधानमंत्री मोदी देते नजर आते हैं, और 10 ट्रिलियन येन जापान भारत में निवेश करेगा, ये सहमति बनी है। किस तरह से मेक इन इंडिया को बूस्टअप होता दिखाई पड़ेगा, और जो कि वर्ल्ड सप्लाई चेन को भी एक बड़ा मददगार साबित होगा? भारत की दिशा आत्मनिर्भर भारत की है, विकसित भारत की है, और इस संदेश को प्रधानमंत्री हर देश में बहुत स्ट्रांगली उनके नेताओं को बताते हैं कि भारत का अपना मार्केट बहुत बड़ा है। भारत 140 करोड़ लोग हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री ने सब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, इन्फ्लेशन बहुत लो है। मिस्टर दयाल, आपकी आवाज बहुत बेहतरीन से हम तक नहीं पहुंच रही, ये सवाल मैं पंत तक ले जाता हूं। पंत जी, आपको लगता है कि क्या ये जो इन्वेस्टमेंट की बात जापान की ओर से आई है ये कैसे गेम चेंजर साबित होगा मेक इन इंडिया पूरी हमारे मुहिम को लेकर, मेक फॉर द वर्ल्ड जो मंत्र प्रधानमंत्री दे रहे हैं? पंत जी।
जी देखिए, जापान का इन्वेस्टमेंट इंडिया में जिस तरह से आया है और जिस जी। तरह से जापान ने शुरू से भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया है। जापान एक ऐसा देश रहा है शुरू से जिसने न सिर्फ तकनीक को लेकर आया, बल्कि उसने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बेस भारत का बढ़ाने में बहुत पहले से भारत की मदद करी है। तो उसको अगर हम आगे देखें तो ये जो नया इन्वेस्टमेंट जापान से आने की संभावना इस विजिट के द्वारा तय हुई है, वो मुझे लगता है एक बड़ा बूस्ट है मेक इन इंडिया को लेकर, जब हम भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाना चाह रहे हैं। और एक तरह से जो समस्याएं भारत या जापान जैसे देशों के लिए आ रही हैं कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग खोखली होती जा रही है और चीन जैसे देशों की मैन्युफैक्चरिंग जो डोमिनेंस है वो बढ़ रही है, उसको बैलेंस करने में ये इन्वेस्टमेंट बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है। इसकी संभावना के तहत ही इस तरह के मूव्स हमको देखने को मिल रहे हैं। और मुझे लगता है जापान जो हमेशा से शुरू से एक मैन्युफैक्चरिंग पावर रहा है, और खासकर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में जो हम देख रहे हैं, उसमें जापान ने शुरू से बहुत कोशिश करी है और बहुत एक इफेक्टिव लेवरेज उसको यूज किया है। वो किस तरह से हम इस्तेमाल कर पाएं जब इन्वेस्टमेंट आए, तो किस तरह से हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़े और टेक्नोलॉजी शेयरिंग हो, उसको लेकर मुझे लगता है भारत और जापान हमेशा से बहुत अलर्ट रहे हैं उस पॉसिबिलिटी को लेकर। लेकिन अगर और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जापान भारत में लगा रहा है, तो जापान एक तरह से भारत की आर्थिक जो यात्रा है उसमें एक ऑप्टिमिज्म जापान का नज़र आ रहा है। जापान भारत के साथ ये, जब एक समय ट्रम्प ये कह रहे हैं कि भारत के साथ चैलेंजेस उभर कर आ रहे हैं, वहीं जापान ये कहता नजर आ रहा है कि हम इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, हम भारत के साथ हमको विश्वास है कि भारत और बेहतर करेगा आगे आने वाले समय में, तो और हम उस पर बेट कर रहे हैं। तो ये जो एक कॉन्फिडेंस का वोट जापान की तरफ से भारत के लिए आ रहा है, बड़ा महत्वपूर्ण है और एक बहुत क्रूशल टाइम पर आ रहा है। जी अमजद तैल, क्योंकि भारत और जापान के संबंधों की जब बात करते हैं तो स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के आधार पे दोनों देश खड़े नजर आ रहे हैं और एक विजन डॉक्यूमेंट भी दिखाई पड़ता है। आपको लगता है कि स्ट्रेटेजिकली रणनीतिक तौर पर दोनों देश के आपसी संबंध आपस में क्षेत्र के लिहाज से और वैश्विक संबंधों के लिहाज से क्या बड़ा संदेश और संकेत देते हैं? देखिए, भारत और जापान के जो संबंध है वो ट्रस्ट पर बेस्ड है, विश्वास है एक दूसरे के ऊपर, भारत को जापान के ऊपर, जापान को भारत के ऊपर। और ये आज से नहीं है, ये पिछले 20-25 वर्ष से है। ये चौथे प्रधानमंत्री हैं जापान के जिनसे हमारे प्रधानमंत्री की समिट मीटिंग हो रही है। और पूरे इंडो पैसिफिक में जापान और भारत एक स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं, ट्रैंक्विलिटी देखना चाहते हैं, शांति देखना चाहते हैं। और जिस तरह से पूरे विश्व में इस समय एक उथल पुथल सी चल रही है, यूक्रेन युद्ध चल रहा है, गाजा में कुछ हो रहा है, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प का अपना कुछ सोच है जो दुनिया समझ नहीं पा रही है। इस सब उथल पुथल के बीच में भारत और जापान तीसरी और चौथी सबसे बड़ी विश्व की आर्थिक व्यवस्था, भारत एटॉमिक वेपन वाला देश है। इंडो पैसिफिक की शांति के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, ओपन एंड पीसफुल इंडो पैसिफिक रहे, इस सब के लिए मैं समझता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान विश्व की शांति के लिए भारत और जापान साथ मिलकर कर रहे हैं और इंडो पैसिफिक के लिए भी कर रहे हैं। और इसी दिशा में प्रयत्न और आगे बढ़ता जाएगा कि किस तरह इस एरिया में, इंडो पैसिफिक में, कोई भी देश ये हिम्मत ना करे कि यहाँ की जो शांति है उस पर कोई आंच आए। जी प्रोफेसर पंत, आपको लगता है कि इंडो पैसिफिक को लेकर दोनों देश एक साझा एक समझ रखते हैं और वो लगातार एक विकसित होती जा रही है, इसका जिक्र आज भी दिखाई पड़ा है। वैश्विक शांति के लिए दो बड़े लोकतंत्र, दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मिलकर काम करेंगी तो एक बड़ा बदलाव आएगा वैश्विक स्तर पर। यह संदेश भी साफ तौर से आज दोनों नेताओं के स्टेटमेंट्स में दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा स्टेटमेंट इस समय है दुनिया के लिहाज से अगर हम देखें, और एक बहुत बड़ी कोशिश है। क्योंकि अगर हम समझने की कोशिश करें आज के जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को, तो उसमें एक तरफ चीन खड़ा है जो लगातार एक तरह से चैलेंज करता रहा है हिंद प्रशांत में शांति को, इंस्टीट्यूशंस को। वहाँ पर भारत और जापान जो दो वहाँ की रेजिडेंट पावर्स हैं, वो ये कहें कि हम साथ काम करने को तैयार हैं, हम तकनीक के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और सामरिक क्षेत्र में जुड़ने को तैयार हैं। तो एक बड़ा मैसेज इससे जाता है उन देशों को जो उतने सक्षम नहीं हैं, पर उनको इस बात पे विश्वास है कि
कौन से दो देश एंकर बनकर उभर सकते हैं। और मुझे लगता है जापान और भारत की जो ये पार्टनरशिप है ये एक तरह से एंकर करती है पीस एंड स्टेबिलिटी इन हिंद प्रशांत में। और दूसरी तरफ जब हम ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसका एक जो अभी ढुलमुल रवैया है हिंद प्रशांत को लेकर, तो उसमें ये और भी ज़रूरी हो जाता है कि भारत और जापान जैसे जो डेमोक्रेसीज हैं, जो लिबरल इकोनॉमीज हैं, उनको साथ खड़े होकर उन वैल्यूज़ के बारे में बात करनी चाहिए। और जो आज प्रधानमंत्री मोदी और जापान के प्रधानमंत्री के बीच में हुआ, और मुझे लगता है इससे न सिर्फ दोनों के द्विपक्षीय संबंध आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि एक मैसेज जो जा रहा है कि हम भले ही अमेरिका इसमें शामिल न हो, लेकिन जो वहाँ की हिंद प्रशांत की ताकतें हैं, जो सक्षम ताकतें हैं, वो एक साथ काम करने को तैयार हैं हिंद प्रशांत के लिए, द्विपक्षीय संबंधों के लिए और उन देशों के लिए जिनको इस समय एक अनसर्टेनिटी नजर आ रही है, एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी नजर आ रही है बड़ी बड़ी शक्तियों को देखते हुए। जी अमृता दयाल, आपको लगता है कि भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनने को लेकर लगातार तेज गति से प्रयास कर रहा है, उसमें जापान का जो सहयोग और इन्वेस्टमेंट की बात, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से लेकर तमाम प्रकार का जो एक मौजूदा वक्त में स्थिति दिखाई पड़ रही है, वो कैसे मददगार साबित होगा, क्योंकि हम बहुत जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर भी अग्रसर है। देखिए, जो $10 ट्रिलियन के येन के इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, $60 बिलियन होता है, तो अगर 10 साल में देखा जाए तो $6-7 बिलियन पर ईयर ये आता है। तो इस समय मैं समझता हूँ कि न्यूक्लियर एनर्जी में बहुत अधिक संभावनाएं हैं, और अगर हम न्यूक्लियर लायबिलिटी एक्ट को बदल दें तो हमें, क्योंकि जापान में अब उनके पास टेक्नोलॉजी पूरी है न्यूक्लियर पावर की, पर उनके अपने फुकुशिमा इसके बाद वो उनका अपना नहीं न्यूक्लियर पावर आगे बढ़। अमृता दयाल, आपकी आवाज बहुत बेहतरी से नहीं पहुंच रही है। प्रोफेसर पंत, यही सवाल प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे जो उसमें उनका सहयोग हो सकता है सोलर एनर्जी में और ग्रीन हाइड्रोजन। तो मैं समझता हूं कि जो नई तकनीक और नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जी एनर्जी के क्षेत्र में, शिप बिल्डिंग का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया जी, जहां हमें हंगर है सेमीकंडक्टर। देखिए, ये जब आई थी कंपनीज टोयोटा और सोनी, उस समय भारत में जो हंगर थी वो कंज्यूमर गुड्स की थी, उसको फिर कोरियंस भी आ गए। अब अगर देखें तो भारत में किस चीज की सबसे अधिक, सोलर सेल्स की डिमांड है, शिप्स की डिमांड है, सेमीकंडक्टर्स की डिमांड है, रेयर अर्थ पे एक अड़चन आ गई है। तो इन सब भारत और जापान मिलकर काम करें तो भारत में तो बहुत डिमांड भारत में ही है, और उसमें जापानीज कंपनीज उनके पास तकनीक है और उनको भी बहुत लाभ होगा। बिल्कुल एक विन-विन सिचुएशन दिखाई पड़ेगी। एक अंत में सवाल, कौन से नए सेक्टर्स हो सकते हैं और कैसे जमीन पे तेजी से आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि बदलते परिदृश्य के लिहाज से जरूरतें भी बदल रही हैं दुनिया भर की और भारत भी उस दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। क्या नए सेक्टर आपको दिखाई पड़ रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि जो एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव का जो अनाउंसमेंट हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत और जापान एक तरह से मैसेज ये दे रहे हैं कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी को अब सामरिक संबंधों से जोड़ने का समय है, उनको अलग अलग नहीं देखा जा सकता। और उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर आप समझने की कोशिश करें, चाहे वो सेमीकंडक्टर्स हो, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी हो, चाहे वो ग्रीन उससे रिलेटेड हमने देखा क्रिटिकल मिनरल्स हो, वो सारे जो सेक्टर्स हैं जहां पर अब प्रभावी ढंग से भारत और जापान को साथ काम करने की जरूरत है, क्योंकि इन सारे सेक्टर्स में डोमिनेंस चीन का हो रहा है। वो डोमिनेंस, अगर हम ये कहते हैं कि हम रिलायंस कम करना है, ओवर रिलायंस को खत्म करना है, तो भारत और जापान को साथ काम करना पड़ेगा। और ये विजिट से ये मैसेज बिल्कुल स्पष्ट तरीके से भारत ने और जापान ने दिया है। बिल्कुल, और ये सहयोग सिर्फ दोनों देशों के लिए नहीं बल्कि वैश्विक भलाई के लिए भी बड़ा बेहतर होगा। एक अल्टरनेट वर्ल्ड सप्लाई चेन को लेकर जो लगातार प्रयास हो रहा है उसमें भारत एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया दोनों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक उस पार वापस आएंगे तो कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार।
इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC, हर पल आपके साथ। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। राहुल गांधी इस समय बिहार में एक अपनी वोटर यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन दरभंगा में उनकी इसी प्रकार के राजनीतिक कार्यक्रम के दरमियान प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माता जी को लेकर दिया गया बेहद अपमानजनक भाषा का जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया, वो राजनीतिक तौर पे मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी की ओर से अमित शाह समेत तमाम बड़े नेताओं ने और एनडीए के नेताओं ने कहा है कि इस प्रकार की भाषा स्वीकार नहीं हो सकती है। कांग्रेस, राहुल गांधी और तमाम शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन अभी तक कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की ओर से ऐसी माफी नजर नहीं आई है। और अमित शाह ने यह भी कहा कि जितनी गाली प्रधानमंत्री मोदी को दी जाएगी, उतना ज्यादा कमल खिलेगा। क्या हुआ इस पूरे घटनाक्रम में, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत माता पर की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले में असम में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जिस प्रकार से घृणा और तिरस्कार की नकारात्मक राजनीति की शुरुआत की है, उसका निम्न स्तर का एक प्रदर्शन उनकी घुसपैठिया बचाओ यात्रा में देखने को मिला। अमित शाह ने कहा कि वो इसकी घोर निंदा करते हैं और इसके लिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक घुसपैठिया बचाओ यात्रा जो उन्होंने बिहार में निकाली है, उसमें राहुल गांधी के स्वागत के मंच पर से नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है। मैं आज इस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए जो अपशब्द कहे गए, उसकी मैं हृदय से निंदा करता हूं। इस मामले पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि जो लोग अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब पार्लियामेंट में वो लोगों को संकोच नहीं है उस भाषा का प्रयोग करने का, तो अगर कोई पब्लिक मीटिंग है तो वहां तो वो करेंगे। तो ये मेरी समझ से ये बड़ा चिंता का विषय, और ये सबसे ज्यादा चिंता का विषय देश की जनता के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई अभद्र भाषा के प्रयोग पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपत्ति दर्ज की है। सीएम नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस और राजद के मंच से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी स्वर्गीय माताजी के विरुद्ध जिस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, वह अत्यंत अशोभनीय है और मैं इसकी निंदा करता हूं। भाजपा ने इस मुद्दे पर पटना स्थित कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मां का अपमान नहीं सहेगा बिहार और मां का अपमान कांग्रेस की पहचान के नारे लगाए। इस दौरान भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प भी हुई। बिहार के दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करने वाले शख्स के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। बिहार पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। दरभंगा के रहने वाले शख्स रिजवी ने कांग्रेस की रैली के दौरान पीएम मोदी के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था।
बता दें कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने के मामले में दरभंगा बीजेपी जिलाध्यक्ष आदित्यनाथ नारायण मन्ना ने दरभंगा जिला के सिमरी थाने में केस दर्ज कराया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां पर एक और छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं। मैं हूं बैटिंग खिलाड़ी फ्रॉम खेलते रहो प्राइवेट लिमिटेड। आजकल गेमिंग और बैटिंग ऐप बहुत ट्रेंड हो रहा है। ढेर सारे गेमिंग ऐप आपको मौका देते हैं खेलने और कमाने का, तो इस गंगा में हम भी हाथ धो लिए। नकली गेमिंग ऐप बना के खेलते खेलते मैं कभी आपसे आपका क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन मांग लेता हूँ, कभी फ्रॉडुलेंट पेमेंट गेटवे का लिंक दे देता हूँ, और कई बार तो गेमिंग के एल्गोरिदम्स को मैनिपुलेट कर लेता हूँ। मुझे तो स्पोर्ट्स कार लेनी है। क्यों, खेलोगे ना? रुको, गेमिंग प्लेटफॉर्म सही है या नहीं वेरीफाई करो। पेमेंट प्रोसेसर पर रिसर्च करो, उसका यूजर एग्रीमेंट पढ़ो। फेक ऐप्स को रिपोर्ट करो cybercrime.gov.in पर। स्कैम से बचो, सेफ रहो। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। बिहार में जारी एसआईआर की प्रक्रिया में अब कुछ ही दिन बचे हैं। चुनाव आयोग ने लोगों से अपने दावे जल्द करने की अपील की है। तो बिहार के सीमावर्ती जिलों के करीब 3 लाख लोगों को नोटिस जारी करके कुछ और दस्तावेज भी मांगे गए हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि अभी तक राजनीतिक दलों ने बहुत कम दावे दर्ज कराए हैं। इस पूरी प्रक्रिया के बीच एसआईआर के मुद्दे पर बिहार में सियासत भी लगातार गरमाई हुई है। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता सूची में दावे और आपत्तियों के लिए सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। ईसीआई के अनुसार नाम जोड़ने और हटाने के लिए अब तक 117 दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। ईसीआई ने बताया कि राष्ट्रीय जनता दल की ओर से 9 आपत्तियां मिली हैं। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से 108 आपत्तियां मिली हैं, जिनका निपटारा 7 दिन में किया जाएगा। चुनाव आयोग के अनुसार मतदाता सूची में योग्य मतदाताओं को शामिल करने और अयोग्य मतदाताओं को हटाने के लिए 2,11,650 दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 28,796 का निस्तारण 7 दिनों के बाद किया गया। इस बीच चुनाव आयोग ने बिहार में 3 लाख लोगों को नोटिस दिया है। एसआईआर की प्रक्रिया के अंतर्गत बिहार के सीमावर्ती और तराई क्षेत्रों के 8 जिलों में ये अभियान चलाया गया है। मुख्य रूप से किशनगंज, पूर्णिया, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, अररिया, सहरसा, मधुबनी और सुपौल के लोगों को नोटिस भेजा गया है। ये जिले भौगोलिक रूप से नेपाल की सीमा से सटे हैं। इन जिलों में रहने वाले लोगों को जरूरी दस्तावेज जमा करने के लिए नोटिस दिया गया है। इसमें जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और अन्य सरकारी दस्तावेज शामिल हैं। जिनकी नागरिकता पर सवाल उठाए गए हैं, उनके लिए आशंका है कि ये नेपाल या बांग्लादेश के नागरिक हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति निश्चित समय सीमा के भीतर दस्तावेज जमा करने में विफल रहता है या उसकी नागरिकता साबित नहीं हो पाती है, तो उसका नाम मतदाता सूची से हटाया जा सकता है। बिहार में चुनाव आयोग की ओर से चलाए जा रहे मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान का असर बिहार के बाहर भी दिखने लगा है। तृणमूल कांग्रेस छात्र विंग की स्थापना दिवस रैली में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुछ ऐसे बयान दिए जिन्हें आगामी विधानसभा चुनावों से पहले इस तरह के किसी संभावित अभियान को लेकर उनके डर के रूप में देखा जा रहा है। ममता बनर्जी ने अपने संबोधन में आरोप लगाया कि चुनाव आयोग उन बीडीओ और एसडीओ को धमका रहा है जो मतदाता सूची तैयार करने और संशोधन के काम में नियमित रूप से लगे हुए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग के खिलाफ लोगों में दहशत पैदा करने की कोशिश करते हुए लोगों से किसी को भी कागज न दिखाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण टीम को अपना नाम न बताएं, आपकी जानकारी ले लेंगे और आपका नाम मतदाता सूची से हटा देंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार की मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण के पहले चरण के बाद भारतीय चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग वाली याचिकाओं पर विचार किया। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 1 सितंबर को करने पर सहमति जताई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत निर्यात में विविधता लाने और घरेलू मांग को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठा रहा है ताकि कुछ देशों की एक तरफा कार्रवाइयों से प्रभावित निर्यातकों और निर्माताओं को सहयोग मिल सके। CII ग्लोबल मेडटेक समिट के 17वें संस्करण को संबोधित करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन, UAE, रूस, जापान और दक्षिण कोरिया सहित 40 देशों में भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विशेष आउटरीच कार्यक्रम चला रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में मेडटेक उद्योग तेजी से बढ़ रहा है और कई देश भारत को वैश्विक फार्मेसी हब के रूप में मान्यता दे रहे हैं। We'd like to further grow the Department of Pharmaceuticals initiatives, whether it's the national policy on R&D and innovation, whether it's the PLI scheme, whether it's the PRIP scheme, whether it's ensuring newer markets for newer products and new first-time exporters from India to the rest of the world. There's tremendous potential. And we really need to capture this opportunity. वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही अप्रैल से जून तक में भारतीय अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ ली है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस दौरान वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई है, जिस पिछले वर्ष की इसी समान अवधि में यह वृद्धि दर 6.5% रही थी। जारी आंकड़ों के मुताबिक पहली तिमाही में सांकेतिक GDP 8.8% बढ़कर 86.05 लाख करोड़ रुपए रही। इसी अवधि में वास्तविक सकल घरेलू मूल्य वर्धन 7.6% बढ़कर 44.64 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा है। क्षेत्रवार प्रदर्शन में सेवा क्षेत्र में 9.3% की बढ़त के साथ सबसे अधिक योगदान दिखा है। मैन्युफैक्चरिंग और निर्माण क्षेत्र में भी 7.7 और 7.6% की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं कृषि और संबद्ध गतिविधियों की बात की जाए तो इसमें वृद्धि दर 3.7% रही है। हालांकि खनन क्षेत्र में 3.1% की गिरावट आई, जबकि बिजली, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगिता वाली सेवाओं में वृद्धि 0.5% पर सीमित रही। व्यय आधारित आकलन में सरकारी अंतिम उपभोग व्यय 9.7% बढ़ा है, जबकि निजी अंतिम उपभोग व्यय की वृद्धि दर घटकर 7.0% रही है। सकल स्थिर पूंजी निर्माण में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में यह 6.7% दर्ज की गई थी। यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर कर। पुलाव नहीं, प्लान। लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। मैं हूं बैटिंग खिलाड़ी फ्रॉम खेलते रहो प्राइवेट लिमिटेड। आजकल गेमिंग और बैटिंग ऐप बहुत ट्रेंड हो रहा है। ढेर सारे गेमिंग ऐप आपको मौका देते हैं खेलने और कमाने का, तो इस गंगा में हम भी हाथ धो लिए। नकली गेमिंग ऐप बना के खेलते खेलते मैं कभी आपसे आपका क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन मांग लेता हूँ, कभी फ्रॉडुलेंट पेमेंट गेटवे का लिंक दे देता हूँ, और कई बार तो गेमिंग के एल्गोरिदम्स को मैनिपुलेट कर लेता हूँ। मुझे तो स्पोर्ट्स कार लेनी है। क्यों, खेलोगे ना? रुको, गेमिंग प्लेटफॉर्म सही है या नहीं वेरीफाई करो। पेमेंट प्रोसेसर पर रिसर्च करो, उसका यूजर एग्रीमेंट पढ़ो। फेक एप्स को रिपोर्ट करो cybercrime.gov.in पर। स्कैम से बचो, सेफ रहो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें।
भारत फ्रांस के सहयोग से अपना फाइटर जेट इंजन कैसे बना रहा है और ये भविष्य की एयर पावर को कैसे शेप करेगा। भारत के अग्नि 5 के टेस्ट को शांति की दिशा में क्यों एक बड़ा कदम माना जा रहा है और कैसे INS हिमगिरी भारत की इंडिजिनस नेवल पावर का प्रतीक है। इजराइल की रैम्पेज एयर टू ग्राउंड मिसाइल इंडियन एयरफोर्स की प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी को कैसे बढ़ाएगी और आखिर में क्यों भारत के आर्मी चीफ अल्जीरिया की यात्रा पर गए थे। देखिए डिफेंस डायनेमिक्स शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। और बात रक्षा सहयोग से जुड़ी अहम खबर की। सऊदी अरब के साथ रक्षा सहयोग और मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता के तहत तलवार श्रेणी के स्टील्थ फ्रिगेट का 8वां जहाज INS तवाल और भारतीय नौसेना का नवीनतम स्वदेश निर्मित निर्देशित मिसाइल विध्वंसक INS सूरत सऊदी अरब के जिद्दा पहुंचे। ये दोनों नौसेनाओं को सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और आगे की सहभागिता के अवसरों का पता लगाने का अवसर भी प्रदान करेंगे। अपने प्रवास के दौरान चालक दल रॉयल सऊदी नौसेना बलों RSNF और बॉर्डर गार्ड्स के साथ खेल गतिविधियों, नौसेना सुविधाओं से परिचित होने और भारत सऊदी अरब संबंधों को बढ़ावा देने के लिए चर्चाओं के माध्यम से जुड़ेगा। भारतीय पक्ष RSNF के वरिष्ठ अधिकारियों, बॉर्डर गार्ड्स, राजनयिकों, प्रवासी समुदाय के प्रमुख सदस्यों और भारतीय अधिकारियों के लिए एक सांस्कृतिक आदान प्रदान की मेजबानी भी करेगा। यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। बड़ी बहू, ये तुम्हारी नाम। इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम। और ये मेरी गुड़िया के नाम। फिर दादी, हाँ आपके नाम? सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो। चुप चुप बोलो। क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद है। हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और खबर मौसम से जुड़ी हुई। मानसूनी बारिश इन दिनों कई राज्यों पर कहर बरपा रही है, जिसकी वजह से जान माल के भारी नुकसान की खबरें भी सामने आ रही हैं। पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं ने बड़ा नुकसान किया है, तो मैदानी राज्यों में हो रही भारी बारिश से कई नदियों में आई बाढ़ ने परेशानी पैदा कर दी है। तमाम राज्य सरकारें सहित राहत और बचाव एजेंसियां युद्ध स्तर पर बचाव काम में लगी हैं, लेकिन खराब मौसम परेशानी का सबब बना हुआ है। लगातार पहाड़ से लेकर मैदान तक की जो तस्वीरें हैं वो दिल दहला देने वाली हैं, क्योंकि जिस प्रकार का मौसम दिखाई पड़ रहा है वो अपने आप में कुदरत के कहर के तरीके से माना जा रहा है। कई जगह बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं ने रास्ते रोक दिए हैं, जिसकी वजह से बचाव और राहत काम को करने में भी बड़ी मुश्किलें पेश आ रही हैं। और आपको दिखाते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों को फटाफट अंदाज में। महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के सम्मान में हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अमृत उद्यान में आने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने असम दौरे के दौरान कई कार्यक्रमों में शिरकत की। एनडीए पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस बार राज्य में हुए पंचायत चुनाव बहुत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि ये परिसीमन के बाद पहला चुनाव था।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कर्नाटक के मैसूरू में किसानों से मिले और उनकी समस्याएं सुनी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री ने किसी भी देश के साथ व्यापार करने के लिए किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया। प्रधानमंत्री ने तय किया कि किसानों, पशुपालकों, मछुआरों और गरीबों के हितों की रक्षा की जाएगी। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने IIIT दिल्ली के टेक फेस्ट ESYA में हिस्सा लिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने युवाओं से आह्वान किया कि वे भारत के अगले अध्याय के निर्माता बने और देश को विश्व गुरु बनाने में अपना योगदान दें। भारत के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस BR गवई ने जस्टिस आलोक आराधे और जस्टिस विपुल M पंचोली को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34 हो गई है। सरकार से रियायती कीमत पर मिली जमीन पर बने प्राइवेट अस्पतालों में EWS और BPL कैटेगरी में आने वाले लोगों का मुफ्त इलाज सुनिश्चित करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है। मैग्सेसे अवार्ड विजेता संदीप पांडे ने याचिका दायर कर ये मांग की है। बिहार सरकार ने शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की स्वीकृति दी है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को उनकी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देना है। संभल में हुई हिंसा पर आई रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सरकारों के दौरान चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में दंगे करवाकर इलाकों को हिंदू विहीन कर दिया जाता था। हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी और DRDO ने भारतीय नौसेना की कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों के लिए सिग्नल स्टार नेवल फ्लेयर का सफलतापूर्वक विकास किया। हस्तांतरण समारोह में आज HEMRL के निदेशक ने इस अत्याधुनिक प्रणाली को महानिदेशक को सौंपा। शिलांग में 27 अगस्त से 30 अगस्त तक कमांडर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। शिलांग स्थित पूर्वी वायु कमान मुख्यालय में हो रहे इस सम्मेलन में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। तो यही तमाम खबरों के साथ न्यूज नाइट के अंक में आज बस इतना ही, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।